11 बजे से 11:15 बजे तक। यानी ये आप जान लीजिए कल दोस्तों सुबह 10:30 बजे से, ये तो मान लीजिए क्योंकि 10:30 बजे से सुनवाई शुरू होगी, 10:30 से 11 तक आधा घंटा सुनेंगे याचिकाकर्ताओं को, फिर 11 से 11:15 15 मिनट का टाइम दिया गया है चुनाव आयोग के लिए। 15 मिनट चुनाव आयोग को सुनेंगे हम और उससे पहले आधा घंटा सुनेंगे इनको। और ये चुनाव आयोग को नहीं, ये कह रहे हैं वी विल स्टार्ट एट 11 to 11:15। हम 11 बजे से 11:15 के बीच शुरू करेंगे, आधा घंटा उनको सुनेंगे, उसके बाद फिर चुनाव आयोग को सुनेंगे। ये बात कही जा रही। चुनाव आयोग को समय नहीं दिया, आधा घंटा पिटिशनर्स को समय दिया गया है, माफी चाहूंगा याचिकाकर्ताओं को आधे घंटा और समय दिया जाएगा कल, और उसके बाद उनके रिस्पॉन्स भी सुनेंगे हम, ECI के रिस्पॉन्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिस्पॉन्स को भी सुनेंगे, और उसके बाद हम फैसला, यानी कल फैसला देंगे, आज नहीं देंगे फैसला, ये बता रहे हैं। बट यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ रही है जो यहां कही जा रही है, और इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से, यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह बात कही, और सुनवाई खत्म हो गई है। आज की सुनवाई यहां खत्म कर दी गई है। कल 11 बजे से इस पर सुनवाई दोबारा होगी, आधे घंटे याचिकाकर्ताओं को सुना जाएगा और उसके बाद फिर चुनाव आयोग को सुना जाएगा। फर्स्ट हाफ में ही हम उम्मीद करेंगे कि यह पूरा मामला खत्म हो जाएगा, यह हमको उम्मीद करनी चाहिए। कल 14 अगस्त है, कल 14 अगस्त, परसों 15 अगस्त, कल एक कम से कम भारत की आजादी 15 अगस्त को मिली थी मिडनाइट में। कल 14 अगस्त की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, आपको यह भी याद होगा। कल हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम संविधान सम्मत फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा, इसकी उम्मीद करेंगे हम। लेकिन उससे पहले कल इस पे भी सुनवाई जारी है। सुनवाई आज की खत्म हो गई है। हमारे साथी सीधे सुप्रीम कोर्ट से शिवेश गर्ग, हमारे एडवोकेट साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? अगर जुड़ गए हैं तो उनको भी स्क्रीन पे ले आइए। और क्या कुछ हुआ, जुड़ रहे हैं अभी तुरंत। वहां से कोर्ट रूम नंबर 2 में जो चर्चा चल रही थी, ये बहस चल रही थी, वहां आंखों देखी, वहां से जो हम तक पहुंचा रहे थे उनको आपके सामने लाएंगे हम, और वो उन्होंने क्या कुछ देखा वहां, क्या कुछ सुना वहां, वो सब कुछ बताएंगे। उनकी बातें तो हम उनके जरिए पूरी सारी चीजें जो हम आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन अब उनको आपके सामने हम लाना चाहते हैं। उनके विचारों को इसलिए सुनना जरूरी है कि कोर्ट रूम में चल क्या रहा था, कौन कौन थे, कौन नहीं थे, और किस बॉडी लैंग्वेज से लेकर तमाम बातें जो आंखों देखी होती हैं वो उनके हम जरिए समझेंगे। अमलेंदु जी, लेकिन आज की ये जो चर्चा, मैराथन चर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, और सबसे बड़ी बात, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण, चाहे शादान फरासत, ये तमाम जो हैं इन्होंने स्टे की डिमांड की है। हाँ बिल्कुल राजीव जी, तुरंत अंतरिम आदेश, स्टे भी नहीं, अंतरिम आदेश, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने अंतरिम आदेश की डिमांड नहीं की थी। अभी तक नहीं की थी। अब इस पे आ गए कि अंतरिम आदेश चाहिए, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया निरस्त की जाए। सबसे बड़ी बात ये है, इस पे आप सुनते रहिए, उनको सुनते रहिएगा। आप 10 साल सुनिए, 20 साल सुनिए, हमें मतलब नहीं है कि आप उन्हें कब तक सुनते रहिए, लेकिन हमको अभी अंतरिम आदेश चाहिए, चूंकि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, और चुनाव आयोग को यह करने का अधिकार नहीं है। साफ तौर पर यह संविधान का उल्लंघन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है, और चुनाव आयोग को यह शक्तियां प्राप्त नहीं है जो वो कर रहा है। इसलिए इस पर तुरंत रोक लगाई जाए, यह अंतरिम आदेश चाहिए। सर्चेबिलिटी फंक्शन के साथ ड्राफ्ट रोल दिया जाए। जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं उनका बताया जाए कि उनके नाम क्यों हटाए गए हैं, वो सूची दी जाए। जिन लोगों के नाम अनुशंसित किए गए हैं उनका बताया जाए क्यों किए गए हैं, और जिनको नहीं किया गया है वो भी बताया जाए। राजीव जी, अगर चुनाव ये बताने लग जाएगा तो चुनाव आयोग ये कर ही नहीं पाएगा, चूंकि वहां तो भर लिए गए हैं कि जो भी है कर लो, नाम जो काटने वो पहले से हैं, 2 करोड़ लोगों के नाम काटने। ये तो इंडिया गठबंधन का जब प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, चुनाव आयोग ने कह दिया था कि 2 करोड़ नाम तो हमें काटने ही काटने हैं, तो कहा ही था। ये बिल्कुल बात आ चुकी है पब्लिक डोमेन में। तो यानी 2 करोड़ लोगों के नाम काटने काटने, तो अभी कैसे बताएगा चुनाव आयोग कि किस आधार पर नाम काटे जा रहे हैं? यही तो फंसेगा, यही फंसना है चुनाव आयोग को राजीव जी।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहीं पे फंसने वाली बात है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आज जो सुनवाई हुई, सुनवाई में जो दलीलें पेश की गई अलग अलग ढंग से कि आधार कार्ड को आप क्यों नहीं ले रहे हैं, इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बातें पूरी रखी और उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि आधार हो कि एपिक कार्ड हो या राशन कार्ड हो, इस ये न लेकर चुनाव आयोग ने अवमानना की है। गोपाल शंकर नारायण ने भी कानूनी पहलू को रखा यहां पे। अब जुड़ गए हमारे साथ शिवेश गर्ग, हमारे साथी एडवोकेट, सीधे सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई को अभी तक आप तक पहुंचा रहे थे, इनके जरिए हम लोग शिवेश जी, आपसे जरा यह समझना चाहता हूं कि आखिर वहां जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, इस चर्चा में और खासकर प्रशांत भूषण ने जो दो बातें कही, एक बात तो उन्होंने कही कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से इन्होंने सर्च इंजन को ही डाउन कर दिया है, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे नहीं पता। क्या माहौल था इस समय कोर्ट का, जरा ये बताइए। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण, जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। इस गंभीर चर्चा के बीच में थोड़े समय के लिए जरूर माहौल थोड़ा हल्का हुआ था। जो ही प्रशांत भूषण जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट को राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से अनएसेसेबल बना दिया है, उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने मुस्कुराते हुए कहा कि आई हैव नो आइडिया अबाउट एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। तो ये और उनके इस कहने के साथ पूरे कोर्ट रूम में एक हंसी की एक हल्की सी एक लहर दौड़ी थी। लेकिन जो सवाल प्रशांत भूषण जी खड़ा कर रहे थे वो एक बड़ा सवाल है और अब देखना यह है कि उस पर कोर्ट क्या रुख रहा है। क्योंकि एक चीज तो मैं लंच के बाद जो माहौल वो मैंने देखा, लंच के पहले क्योंकि कई तीखे सवाल जजेस की तरफ से किए गए थे, जो लंच के बाद नहीं देखा। लंच के बाद काफी लोगों को समय दिया गया उनको पूरी तरह अपनी बात रखने का। तो लंच के बाद का माहौल मुझे थोड़ा ज्यादा बेहतर दिख रहा था कोर्ट का, और जो चर्चाएं भी हो रही थी वो सारी चर्चाएं काफी बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं थी। और खासतौर से सीनियर लॉयर गोपाल साहब ने जो अपनी बातें रखी वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी और हम लोग उस पर शुरू से बात करते रहे हैं। उन्होंने साफ कैटेगरिकली कहा कि ये जो कवायद है इलेक्शन कमीशन की, वो हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको नेगेट करता है, उसके अगेंस्ट में है। जो मैंडेट है 326, 324, 325 और 326 का जो मैंडेट है उसके खिलाफ है ये। तो उन्होंने बहुत तार्किक तरीके से अपनी बात रखी और अच्छी बात यह थी कि उसमें जजेस की तरफ से और आसन की तरफ से ज्यादा कंटेंशन नहीं रेज किए गए। तो ये एक अच्छा संकेत दिख रहा था। लेकिन अब देखना यह है कि अल्टीमेटली जो फैसला क्या आता है उसमें मुझे अभी भी संदेह है कि कुछ फैसला पिटिशनर के पक्ष में आएगा। इसमें लेकिन मैं अभी भी संदेह। लेकिन एक बात बताइए, आज पहली बार पिटिशनर्स जो हैं उन्होंने स्टे मांगा है, पहली बार स्टे मांगा है क्या? क्योंकि इससे पहले और जस्टिस सूर्यकांत ने पिछली बार भी कहा था कि चूंकि आप लोगों ने स्टे नहीं मांगा इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं आगे की जो सुनवाई है उस पर जाना चाहता हूं। लेकिन आज साफ साफ प्रशांत भूषण ने कह दिया, स्टे की बात कही। कंक्लूड करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने भी स्टे की बात कही थी। तो आज अचानक स्टे की बात क्यों कही गई? क्या ये परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है, समय की कमी है, इस कारण स्टे है? क्योंकि वकालत की भाषा आप बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे, इसलिए आपसे मैं समझना चाहता हूं। बिल्कुल वो जहां तक पिटिशनर के सभी जो वकील साहब थे या उनकी तरफ से जो भी दलीलें आई उनमें कहीं ना कहीं अब ये बात सामने ये देखी जा सकती है कि सभी लोग एक इंतरिम रिलीफ की उसमें है कि कोशिश में है कि कम से कम तो इंतरिम रिलीफ जरूर कोर्ट की तरफ से मिले। क्योंकि जिस तरह के संकेत मिले हैं उससे साफ है कि कोर्ट अब इस पूरे प्रक्रिया को खारिज नहीं करने जा रही है, खत्म नहीं करने जा रही है। तो एक कवायद यह है कि कुछ इंतरिम रिलीफ मिल जाए, इसकी कोशिश होती जरूर नजर आई है। और जहां तक सवाल है कि जजेस का वो डिस्क्रिप्शन है, वो बिना मांगे भी इंतरिम रिलीफ दे सकते हैं फॉर एंड ऑफ जस्टिस।
जी, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ये बात आप लोग ही बता सकते हैं जो एडवोकेट्स हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, कानून की भाषा को समझते हैं आप, कि अंतरिम रिलीफ जो है वो तब तक, जब तक कि जस्टिस ना हो जाए, न्याय ना हो जाए, जब तक पूरी बात इसमें पूरी सुनवाई ना हो जाए, तब तक अंतरिम राहत तो मिल ही सकती है, और ये जजेस के ऊपर होता है। और इसीलिए शायद इतने अधिकार के साथ प्रशांत भूषण ने फाइनली कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अंतरिम राहत चाहिए, इसीलिए माना जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत भूषण जी ने भी वही तकरीबन उसी लाइन पे उनका डिबेट और उनकी चर्चा भी इसी बात पे थी कि ये पूरी कवायद जो है वो सही नहीं है। इस कोशिश में उन्होंने वो सारी डिस्क्रिपेंसीज एक एक करके उठाई जो चुनाव आयोग के प्रोसेस में है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो बीएलओ ने अपने दफ्तर में बैठकर भरे हैं। इस पर भी जजेस की तरफ से जस्टिस सूर्यकांत चुपचाप सुनते रहे। जस्टिस बागची इस मसले पर भी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और ऐसा लगा कि वो लोग इस बात से सहमत थे कि ऐसा हुआ है। तो इसके बाद अंतिम में उन्होंने जो इंतरिम रिलीफ की मांग की, वो मुझे लग रहा है कि वो उसी कवायद की, उसी कोशिश का एक हिस्सा था कि अगर ठीक है, ये अगर आप सारी कवायद अगर इतनी बढ़ गई है, अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी एक संवैधानिक संस्था है। तो मुझे जो सुप्रीम कोर्ट का जो द्वंद्व समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था के खिलाफ नहीं जाना चाह रही है। ये संकेत कल के डिबेट में भी था, आज के डिबेट में भी समझ में आया है। इस कोशिश में जो पिटिशनर के वकील हैं उनके तरफ से ये कोशिश हो रही है कि कुछ इंतरिम रिलीफ जरूर मिल जाए। लेकिन यहां पे ये बात सबसे शुरुआत में मुझे याद आ रहा है कि 10 जुलाई को जब इस पर सुनवाई शुरू हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि चूंकि वो भी एक संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, और उसमें हम हस्तक्षेप, उसके कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए आप जब ये पिटीशन लेके आए हैं, 11 पिटिशनर्स हमारे पास आए हैं, तो आपको ये साबित करना होगा कि वो संवैधानिक रूप से वो गलत काम कर रहे हैं। संवैधानिक रूप से इस पूरे कार्यों की संवैधानिकता को अगर आप चुनौती दे रहे हैं, तो फिर हम इस पर बात करेंगे, और आपको इस पूरी डिबेट में, पूरी बहस में आपको यही साबित करना होगा। और मुझे जहां तक लगा कि तमाम पिटिशनर्स यही साबित करने की कोशिश करते रहे कि संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग यहां गलत है। बिल्कुल, खासतौर से जो जस्टिस ये एडवोकेट गोपाल के, सीनियर एडवोकेट गोपाल की तरफ से जो बातें कही गई वो बिल्कुल इसी लाइन पे थी, और उनकी पूरी कवायद यही थी कि जो उनकी पूरी कोशिश माननीय न्यायालय को यह समझाने की थी कि जो कवायद इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही है वो संविधान के खिलाफ है, वो संविधान की भावना के खिलाफ है। जो राइट संविधान की तरफ से एक आम नागरिक को दी गई है वो ये सारी कवायद उसको नेगेट करता है। खासतौर से गोपाल साहब ने अपनी इस दलील को, इस लाइन पे उन्होंने बहुत तार्किक तरीके से और बहुत स्टेप बाय स्टेप उन्होंने, और उनको अच्छा समय भी दिया गया। ये अच्छी बात थी कि कोर्ट की तरफ से उन्हें काफी समय दिया गया। तो मैं कहूंगा कि जो 10 तारीख में जो पिटिशनर की तरफ से जो बातें रखी गई, आज भी वो पूरी पुरजोर तरीके से वो सारी बातें रखी गई। तो अब ये कोर्ट के अब माननीय न्यायालय की तरफ से ये तय करना है कि क्या वो इनकी दलीलों से सहमत है या नहीं। ये अब जब इनका फैसला आएगा, जब कल इन्होंने कहा है कि जजेस ने कहा है कि 11 बजे से फिर चर्चा शुरू होगी। पहले आधे घंटे तकरीबन समय जो है वो पिटिशनर को दिया जाएगा। उसमें 7 या 8 लोग जिन्होंने समय मांगा है उनको पहले दिया जाएगा, और फिर बाद में चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। तो 11:30 बजे कल फिर सुनवाई शुरू होगी, और उसके बाद क्या फैसला आता है उसमें ये देखना जरूरी है कि जो पिटिशनर की जो बड़ी मांग है। देखिए, मैं शुरू से ये, और हम लोग इस बात पर शुरू से चर्चा करते रहे हैं कि जो ये आधार कार्ड का डिमांड है या किसी अंतरिम रिलीफ मांग लेने की जो कवायद है, वो सब छोटी कवायद है इस पूरे प्रोसेस में। असली प्रोसेस है कि ये जो कवायद है ये संविधान के मुताबिक है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के सामने बाकी तमाम छोटे सवाल जो हैं वो गौण हो जाते हैं। तो मैं तो मानता ये